हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान बोर्ड की बुक्स मैं पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 मैंने कंप्लीट करवा दिया है। क्लास 7 की बुक के 2 चैप्टर भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज तीसरा और चौथा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा अध्याय है कृषि एवं सिंचाई। क्लास 6 वाली बुक में जो फसलें होती हैं उनके प्रकार मैंने आपको बताए थे, और वो फसलों के प्रकार मौसम के आधार पर थे। इसमें मौसम के आधार पर फसलों के प्रकार भी बताए गए हैं और उपयोग के आधार पर भी फसलों के प्रकार बताए गए हैं। सिंचाई के साधन के बारे में भी बताया गया है। अच्छा लेसन है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, होली की छुट्टियों में मनोज अपने पापा मम्मी के साथ गांव जा रहा था। रास्ते में चारों तरफ खेतों में फसलें खड़ी थी। मनोज ने उत्सुकता से पापा से पूछा, यह कौन सी फसल है? पापा ने बताया, यह गेहूं की फसल है। गांव में अधिकांश लोग खेती करते हैं, जिनको किसान या कृषक कहते हैं। किसान फसल बोता है, देखभाल करता है एवं उसका उत्पादन करता है। खाद्यान्न हमारे भोजन का मुख्य अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, कृषि का महत्व। कृषि क्यों महत्वपूर्ण है, ये बताया गया है। लिखा है, कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान राज्य की लगभग 2/3 जो जनसंख्या है उसका मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। आगे लिखा है, राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य करके ही अपनी रोजी रोटी कमाती है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है और साथ ही राज्य की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख फसलों के बारे में बताया गया है और आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि क्लास 6 की बुक में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान, पानी की मात्रा, मृदा एवं जलवायु की आवश्यकता होती है। अतः मौसम के आधार पर अलग अलग फसल बोई जाती है। मौसम के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं, रबी, खरीफ, जायद। रबी की फसल में गेहूं, सरसों, चुकंदर, चना, जौ, ये सब कुछ उगाया जाता है। इसकी बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में, और ये अप्रैल तक काट ली जाती हैं। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ लिखा भी है। कटाई इनकी मार्च अप्रैल तक हो जाती है। खरीफ की फसल, इसमें बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, चावल यानी कि धान, धान से ही चावल प्राप्त होता है, तो ये याद रखिएगा। मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना, ये सभी खरीफ की फसल में उगाया जाता है। इनकी बुआई की जाती है जुलाई में। जब बारिश होती है तब इनकी बुआई की जाती है और कटाई इनकी अक्टूबर नवंबर तक कर ली जाती है। उसके बाद तीसरा जो प्रकार है, जायद की फसलें हैं। इसमें फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी, खीरा, ये सब कुछ उगाया जाता है। इनकी बुआई अप्रैल में की जाती है और कटाई इनकी जून में कर ली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहते हैं, जिनसे तेल प्राप्त होता है। जैसे कि तिल, मूंगफली, सरसों, इन सब से हमें क्या प्राप्त होता है? तेल। और जिन फसल उत्पादों से दालें प्राप्त होती हैं उन्हें दलहन कहा जाता है। जैसे मूंग, मोठ, चना, इसके अलावा अरहर भी जो होती है इससे भी दाल प्राप्त होती है। उड़द, इससे भी दाल प्राप्त होती है। तो ये भी याद रखना है, इन्हें कहते हैं दलहन। आगे बढ़ते हैं। तो मौसम के आधार पर 3 प्रकार की फसलें आपको बता दी, रबी, खरीफ, जायद। बुआई का समय और इनमें क्या उगाया जाता है, कटाई कब की जाती है, ये सब आपको पता चल गया। अब लिखा है, उपयोग के आधार पर फसलें। तो उपयोग के आधार पर फसलें 2 प्रकार की होती हैं। पहली है खाद्यान्न फसलें, दूसरी है व्यापारिक फसलें। खाद्यान्न फसलें क्या है? जिन फसलों के उत्पाद भोजन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं वे खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। जैसे गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें। तो ये खाद्यान्न फसलें हैं क्योंकि उनके उत्पाद भोजन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। आगे लिखा है, व्यापारिक फसलें। तो जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है उन्हें व्यापारिक फसलें कहते हैं। जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि। तो ये हैं व्यापारिक फसलें।
प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा व्यापारिक फसल का उदाहरण है, तो ये उदाहरण आपको याद रखने हैं: कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है। क्या लिखा है? राजस्थान में कई बार वर्षा की कमी से अकाल पड़ जाता है। अकाल यानी कि सूखा पड़ जाता है। कभी वर्षा की अधिकता से बाढ़ आ जाती है। इन कारणों से फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। अतः खाने की वस्तुओं को जूठा छोड़कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपनी थाली में उतना ही भोजन रखना चाहिए जितना हम खा सकें। हमें बर्बादी नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ चित्र में सरसों का खेत आप देख सकते हैं। आगे लिखा है, राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसल एवं उत्पादक जिले। जो प्रमुख फसलें हैं राजस्थान में उगाई जाती हैं, वह किन किन जिलों में उगाई जाती हैं, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है सबसे पहले गेहूं। तो गेहूं रबी की फसल है, कई बार आपको बता दिया है। तो यह रबी की फसल है। राजस्थान में इसे शीतकाल में उगाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा, भरतपुर इत्यादि हैं। तो ये जिले आपको याद रखने हैं। जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है जौ एवं ज्वार। तो ये शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु की फसलें हैं। जौ का उत्पादन जयपुर, श्री गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इत्यादि जिलों में किया जाता है। ज्वार का उत्पादन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर इत्यादि जिलों में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मक्का। लिखा है मक्का राजस्थान का विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। मक्का से ही पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। जो पॉपकॉर्न होते हैं, आप लोग खाते हैं, बच्चे खाते हैं, सभी लोग खाते हैं, तो वो मक्के से ही बनाए जाते हैं। मक्का ही होती है जो फूलकर पॉपकॉर्न बन जाती है। कॉर्नफ्लेक्स लोग खाते हैं, तो ये भी मक्के से ही बनाया जाता है। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजरा। लिखा है राजस्थान की जलवायु बाजरे के लिए उपयुक्त है। यह कम वर्षा, उच्च तापमान तथा उपजाऊ बलुई मिट्टी में उगाया जाता है। यह राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। ये आपको याद रखना है। बाजरा। बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। ये भी याद रखिएगा। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिलों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। तो बाजरे के लिए जो परिस्थितियां उपयुक्त हैं वह राजस्थान में हैं, तो इसीलिए वहां पर बाजरा बहुतायत में उगाया जाता है। और बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान भारत में प्रथम है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यदि पूछ लिया जाए कि बाजरा कौन सी फसल है, रबी की है, खरीफ की है या जायद की है, तो याद रखिएगा बाजरा खरीफ की फसल है। अभी आपको बताया ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है चना। चना रबी की प्रमुख फसल है। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में होता है। चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द और अरहर अन्य दलहन हैं जो राज्य में उत्पादित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरसों। राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर सर्वाधिक सरसों पैदा होती है, यानी कि देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। ये रबी की फसल है। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले अलवर, टोंक, भरतपुर, श्री गंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, बारा हैं। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है इन मुख्य फसलों के अलावा राजस्थान में चावल, कपास, ईसबगोल, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें भी बोई जाती हैं। राजस्थान का बाजरा, ईसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ व जीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। तो यहाँ पर सभी एक साथ लिख दिए गए हैं जिनमें राज्य प्रथम है। किसमें है? बाजरा उत्पादन में, ईसबगोल उत्पादन में, सरसों, ग्वार, मोठ व जीरे के उत्पादन में। तो देश में प्रथम है, ये आप याद रखिएगा।
अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है। क्या लिखा है? राजस्थान राज्य के श्री गंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। ये याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। और कहाँ पर है? श्री गंगानगर जिले में, सूरतगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फसलों के प्रकार आपको बता दिए, मौसम के आधार पर, उपयोग के आधार पर। अब लिखा है सिंचाई के साधन, क्योंकि फसलें जो है सिंचाई पर ही निर्भर हैं। और राजस्थान जो है वैसे भी यहाँ पर वर्षा कम होती है, तो सिंचाई की जो साधन है उनके बारे में जानेंगे। और प्रमुख फसलों के बारे में भी आपको बता दिया है, और किन किन जिलों में ये फसलें उत्पादित होती हैं ये भी आपने जान लिया है। चलिए अब सिंचाई के साधन पढ़ लेते हैं। लिखा है फसल के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ शुष्क कृषि होती है, जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पर आर्द्र कृषि होती है। ये इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन सिंचित कृषि कहलाता है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन काम में लिए जाते हैं। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं एवं नलकूप, नहरें, तालाब इत्यादि हैं। तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से की जाती है। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर आदि जिलों में इन साधनों से सिंचाई की जाती है। तो सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से की जाती है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप सिंचाई के साधन देख सकते हैं। कुआं देख सकते हैं, आपने देखा ही होगा। नलकूप यहाँ पर देख सकते हैं, तालाब और ये नहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है। नहरी सिंचाई यानी कि नहर द्वारा सिंचाई। आगे लिखा है भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालौर इत्यादि जिलों में भी नहरी सिंचाई होती है, यानी कि नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। यहाँ पर एक ग्राफ देख सकते हैं। लिखा है राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्र का सिंचाई के साधनों के अनुसार वर्गीकरण। यहाँ पर ये वर्गीकरण दर्शाया गया है और ये 2016-17 का है। 2016-2017 का। तो यहाँ संकेत भी दिए गए हैं। ये कुएं द्वारा सिंचाई दर्शाई गई है, ये नहर द्वारा सिंचाई दर्शाई गई है। कुएं द्वारा होती है 23%, नहर द्वारा होती है 30%। ये यहाँ पर सब दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आंकड़े 2016-17 के हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूजल के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा जल के संरक्षण एवं प्राकृतिक जल स्रोत के पुनरुद्धार की आवश्यकता है। कुएं एवं नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई अगर फव्वारा के माध्यम से बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से की जाए तो जल की बचत होती है। ढोरे एवं नहरें अगर पक्की बना ली जाएं तो उनसे भी जल की बचत होती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बन जाता है। लिखा है वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जल पुरुष किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है राजेंद्र सिंह को। आगे लिखा है वे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नौकरी छोड़कर और घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य को जल संकट से उबारने के लिए काम किया। उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दावली दी गई है। शब्दावली क्या दी गई है? कृषि क्या होता है? फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। रबी की फसल अक्टूबर-नवंबर में बोई जाकर मार्च-अप्रैल में काटी जाने वाली फसल है, और खरीफ की जुलाई में बोई जाकर अक्टूबर-नवंबर में काटी जाने वाली फसल है। 2 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। लिखा है रबी की फसलों के समूह की पहचान कीजिए।
लिखा है बाजरा, सरसों, चावल। तो बाजरा खरीफ की फसल है, ये गलत हो गया। मक्का, गेहूं, ज्वार, ये भी गलत है। मूंगफली, तिल, कपास, ये भी गलत है। गेहूं, चना, सरसों, ये तीनों ही रबी की फसलें हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है। तो सिंचाई की उत्तम विधि है बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारे द्वारा। तो ये तीसरा लेसन था। इसमें कृषि के बारे में जाना और सिंचाई के साधनों के बारे में जाना अच्छा लेसन था। चलिए अगले लेसन पर चलते हैं। अगला लेसन है राजस्थान में कृषि विपणन। चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। लिखा है नाथू एक किसान है जिसने अपने खेत पर मूंग की फसल पैदा की। पिछले वर्ष मूंग की कीमत बहुत अधिक थी, अतः क्षेत्र के सभी किसानों ने मूंग की फसल ही बोई। परिणाम यह हुआ कि अब मूंग की पैदावार अधिक होने से उसे बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो फसल ज्यादा पैदा हो जाती है तो उसकी कीमत भी कम हो जाती है। आगे लिखा है स्थानीय स्तर पर उसने फसल को बेचने के काफी प्रयास किए। यदि कोई फसल खरीदने को तैयार भी होता तो दाम बहुत कम देना चाहता। इससे नाथू काफी परेशान है। आगे बढ़ते हैं। इस समस्या का नाथू जैसे कई किसान सामना करते हैं। फसल की अच्छी पैदावार होने पर उन्हें अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता। इसके लिए सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई है, ताकि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राजस्थान में कृषि उपज मंडी। लिखा है कृषि उपज मंडी एक बाजार है जहां कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है। जो किसान होते हैं अपनी फसल को यहीं पर बेचते हैं ताकि उन्हें सही मूल्य मिल सके। आगे लिखा है किंतु यह सामान्य बाजारों से अलग है। यह बाजार न केवल कृषि जिंसों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। इन बाजारों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। ये बाजार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, इसलिए इन्हें विनियमित बाजार भी कहा जाता है। इन बाजारों का विनियमन कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है और ये आपको याद रखना है। इनका जो विनियमन है वह कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे राज्य में इस प्रकार की सभी मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी और ये आपको याद रखना है। वर्ष याद रखना है, वर्ष 1974। आगे लिखा है ये बाजार बिचौलियों से किसानों का बचाव कर उचित मूल्य पर उनकी उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। किसान इन बाजारों में अपनी फसल ले जाते हैं, जिसकी बोली लगाई जाती है। उसके पश्चात सही दामों पर किसान उसे बेच पाते हैं। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाजार भावों की जानकारी देने के लिए उपज के मूल्य लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं, ताकि जो किसान वहां पर हैं वो सभी सुन सकें। आगे लिखा है ताकि किसान सही मूल्य पर सौदा कर सकें। अब तो सरकार ने मंडियों को ऑनलाइन कर दिया है। आधुनिक युग है, तो अब सरकार ने क्या किया है, मंडियों को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे उपज के मूल्य कभी भी पता किए जा सकते हैं। तो अब किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। वे अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त कर पाते हैं और कभी भी मूल्य का पता भी कर लेते हैं कि आज कितना मूल्य है, कल कितना मूल्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसानों की सहायता के लिए मंडी में आड़तिये भी होते हैं। कुछ आड़तिये, जिन्हें कच्चे आड़तिये कहा जाता है, किसानों की उपज को मंडी में बनी अपनी दुकानों पर बेचते हैं और अपनी आड़त या कमीशन काट कर किसान को उसकी उपज के मूल्य का भुगतान कर देते हैं। कुछ पक्के आड़तिये भी होते हैं जो इन कच्चे आड़तियों से थोक व्यापारियों या मिल वालों के लिए उपज का क्रय करते हैं। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क तथा मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। यह शुल्क इन मंडियों की आय होती है, जिसका प्रयोग इनमें किसानों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु किया जाता है। तो दो प्रकार के आड़तिये होते हैं, कच्चे आड़तिये और पक्के आड़तिये। इन सब के बारे में आपको बता दिया है। और मंडियों में जो खरीदारों से बाजार शुल्क और मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूला जाता है,
जो मंडियां होती हैं इनमें शुल्क वसूला जाता है। क्यों वसूला जाता है? क्योंकि ये शुल्क मंडियों की आय होती है और इसका प्रयोग किया जाता है किसानों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए। यहाँ मंडी का एक चित्र आप देख सकते हैं, अनाज देख सकते हैं, गेहूं देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राज्य में नियमन के लिए कृषि जिन्सों जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज आदि को अधिसूचित किया जाता है। राज्य की जोधपुर मंडी जीरे तथा कोटा की रामगंज मंडी धनिया तथा मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है और ये आपको याद भी रखना है। जोधपुर मंडी जीरे के लिए और कोटा की रामगंज मंडी धनिया और मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कृषि मंडी में किसानों को क्रेता यानी कि खरीदार नहीं मिलते तो किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में सीधे सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान से खरीद लिया जाता है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिलवाने का प्रयास किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कृषि विपणन और कृषि उपज मंडी के बारे में। कृषि विपणन क्या है? कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां या सेवाएं आती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में मदद करती हैं, जैसे परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग। तो ये कहलाता है कृषि विपणन। आगे लिखा है कृषि उपज मंडी। तो किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासी समिति है जो बिचौलियों के शोषण से किसान को बचाते हुए तोल और मोल दोनों का किसान हित में ख्याल रखती है। तो ये जानना जरूरी था कृषि विपणन के बारे में और कृषि उपज मंडी के बारे में। चलिए आगे। अब लिखा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये क्या होता है? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। लिखा है जैसा कि आपने जाना, सरकार नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पादकों अर्थात किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है, किंतु सरकार का एक उद्देश्य यह भी होता है कि आम उपभोक्ताओं तक ये उपज एवं अन्य खाद्य वस्तुएं सही दामों में पहुंचे। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की है। इसमें किसानों से सरकार द्वारा खरीदी कुछ उपजों विशेषकर अनाजों को उचित मूल्य की दुकानों या राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इससे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति में सहायता प्राप्त होती है। यह कार्य खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा किया जाता है और यही आपको याद भी रखना है। जो गरीब उपभोक्ता होते हैं उन्हें राशन दिया जाता है सरकार द्वारा और बहुत ही कम मूल्य पर दिया जाता है। आप लोगों को पता ही होगा, राशन कार्ड बनते हैं, घर में जितने लोग होते हैं, जितने सदस्य होते हैं, उनकी संख्या लिखी होती है, उसी के आधार पर उन्हें अनाज दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस। तो यह वह तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करती है। उचित मूल्य की दुकान क्या है? तो सरकारी दुकान जो चावल, मिट्टी के तेल, गेहूं आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित या उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध कराती है, उचित मूल्य की दुकान कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप उचित मूल्य की दुकान का एक चित्र देख सकते हैं, जहाँ लोग राशन लेने जाते हैं। सरकारी जो राशन दिया जाता है वही उचित मूल्य की दुकान होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन व वितरण, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण एवं निगरानी आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी एवं केरोसिन जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में उचित मूल्य की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री का वितरण
किया जाता है। तो बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही राशन दिया जाता है। अब आगे लिखा है, इससे न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री की कालाबाजारी पर अंकुश लगा है, बल्कि लक्षित लाभार्थियों तक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित हो सकी है। तो उचित मूल्य की दुकान के बारे में आपने जान लिया और लेसन भी यहीं पर समाप्त होने वाला है। आगे लिखा है, इस अध्याय में आपने जाना कि हमारे राज्य में किसान कृषि उपज को मंडियों में बेचते हैं। सरकार किसान को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के पश्चात भी राज्य के निर्धन वर्गों तक खाद्यान्नों को सही कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहुंचाती है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों एवं उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा की जाती है। किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल जाता है और जो गरीब उपभोक्ता हैं उनको भी कम कीमत पर राशन उपलब्ध करवाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दावली दी गई है। विपणन क्या है? वस्तुओं का क्रय विक्रय। क्रेता क्या है? जो खरीदार होता है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने हेतु सरकार तैयार रहती है। 2 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है तो किसान की मदद करता है, और कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है लाइसेंस शुल्क। तो वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। छोटे छोटे से लेसन थे और वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।